हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है। तो यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि क्रायोजेनिक्स संबंधित है किससे? निम्न तापमान से। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहां पर देखिए तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की खोज की थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यहां पर देखिए यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 4500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग इन 4500 प्लस क्वेश्चनों के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 4500 प्लस क्वेश्चनों के अलावा 1500 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि लगभग आपको 35 रुपए के अंदर 6000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, अणु के अंदर परमाणु किस प्रकार से जुड़े होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अणु के अंदर परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो अणु के अंदर परमाणु जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से अल्फा कण क्या होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है हीलियम नाभिक, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अल्फा कण क्या होते हैं? तो ये होते हैं हीलियम नाभिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस यंत्र का उपयोग परमाणु नाभिक की संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि साइक्लोट्रॉन यंत्र होता है, इसका उपयोग किया जाता है परमाणु नाभिक की संरचना का अध्ययन करने के लिए। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो वह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहां पर देखिए आठवें प्रश्न के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी को चूज किया है तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि सिद्धांत पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी है कार्बन है, ऑप्शन सी है कैल्शियम है और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एग्जाम में जाने से पहले इस प्रश्न को आप जरूर देख के जाना क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट सूचना है, यहां पर इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आपको क्या करना है, एंड तक देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्थैतिक घर्षण का मान गतिशील घर्षण से क्या होता है? ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन बी है कम होता है, ऑप्शन सी है समान होता है, और ऑप्शन डी है निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्थैतिक घर्षण का मान गतिशील घर्षण से क्या होता है? अधिक होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया था माइकल फेराडे ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, यानी कि CH4। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को ऑप्शन सी हो जाएगा 15वें प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर आप सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है कि इन 16 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 16 प्रश्नों में से लगभग 14 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आपके जीके जीएस साइंस के कंप्लीट सिलेबस को क्या करवा रहे हैं? कवर करवा रहे हैं। यानी कि लगभग इस क्लास के अंदर आपके जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर के लगभग 50 क्वेश्चन शामिल हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गामा किरणें किससे उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए है परमाणु नाभिक से, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन सी है प्रोटॉन से, और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि गामा किरणें किससे उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गामा किरणें उत्पन्न होती है परमाणु के नाभिक से। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत दिया था एडविन हेबल ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर उपचार के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल हटाया जाता है तो वह अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल हटाया जाता है तो वह अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, इसको कहते हैं लोच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें प्रश्न के अंदर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में क्या उत्पन्न होता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक के रूप में उत्पन्न होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि रक्त में लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा तत्व स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है। पूछा गया है कि कौन सा तत्व स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है निकल, ऑप्शन सी है कोबाल्ट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि इन सभी में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए लोहा, निकल, कोबाल्ट इन सभी का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मेरे भाई इसी प्रकार से सेम इसी स्तर से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो यहाँ पर देखें चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि मानव शरीर में विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एंटीबायोटिक्स का कार्य क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि एंटीबायोटिक्स का कार्य होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना। तो 26वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पेस मेकर का उपयोग किस अंग में किया जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पेस मेकर का संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि पेस मेकर का संबंध है हृदय से। तो 27वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि तारों के संकुचन से होता है ब्लैक होल का निर्माण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
29वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल में तैरने वाली वस्तु पर अपसारी बल का सिद्धांत किसने दिया था? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जल में तैरने वाली वस्तु पर अपसारी बल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल में तैरने वाली वस्तु पर अपसारी बल का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। तो 29वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एनसीफेलाइटिस किससे होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी है वायरस से, ऑप्शन सी है कवक से और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एनसीफेलाइटिस किससे होता है? तो ये होता है वायरस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सती प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सती प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 20 भागों में, ऑप्शन बी है 22 भागों में, ऑप्शन सी है 24 भागों में और ऑप्शन डी है 25 भागों में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का संविधान कितने भागों में बटा हुआ है? तो भारत का संविधान बटा हुआ है 22 भागों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा देश सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का गवाह बना था? तो यहाँ पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो इंग्लैंड देश है, ये इंग्लैंड देश सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का गवाह बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो 34वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1974 में। कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था पोखरण में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और देखिए जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से आए तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग में स्थित है। तो 37वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
38वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मंगलयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करना, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह पर जल की उपस्थिति का अध्ययन करना, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मंगलयान मिशन का मुख्य उद्देश्य था मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करना, और ऑप्शन बी के अंदर जो दिया गया है मंगल ग्रह पर जल की उपस्थिति का अध्ययन करना, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना। तो इन सभी के अध्ययन के लिए मंगल ग्रह मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो यहां पर देखिए 39वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च वर्ष 1930 में शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में किस देश ने पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाल ही में चीन देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो 41वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में भारत के किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2024 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य ने महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में G20 सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए है भारत देश ने, ऑप्शन बी है ब्राजील देश ने, ऑप्शन सी है अमेरिका देश ने, और ऑप्शन डी है सऊदी अरब देश ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाल ही में G20 सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है ब्राजील देश ने। तो 44वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु राज्य ने, ऑप्शन बी है केरल राज्य ने, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य ने, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि 2024 में गुजरात राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
46वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 46वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो 46वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2024 में स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा है। तो 47वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में किस संगठन ने स्वच्छ ऊर्जा पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर देखें चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 2024 में एनटीपीसी संगठन ने स्वच्छ ऊर्जा पुरस्कार जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय फिल्म को 2024 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि RRR भारतीय फिल्म को 2024 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 49वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लागू की है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हाल ही में दिल्ली राज्य ने युवाओं के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लागू की है। तो 50वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इन 50 क्वेश्चनों में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके एग्जाम के लिए हमने जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 4500 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों का पीडीएफ मिलने वाला है। और ये 4500 प्लस आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इन 4500 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इन 4500 प्लस क्वेश्चनों के साथ में आपको 1500 प्लस यानी कि 1500 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फ्री मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस पीडीएफ को खरीद लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।